हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम चर और अचर वैल्यू संख्याओं के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं हम। तो चर संख्याएं और अचर संख्याएं क्या होती हैं, और फिर उनसे बीजीय व्यंजक बनाए थे और फिर समीकरण बनाई थी। तो ये सभी छठी सातवीं कक्षा की बातें हैं। तो इनको थोड़ा मैं रिमाइंड करा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है चर संख्या। चर संख्या होती है जैसे हम जो भी अंग्रेजी के अक्षर लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड आएगा, या हमारे पास ए बी सी, या इंग्लिश के या हिंदी के तो वैसे कम ही यूज होते हैं अक्सर। तो जहां भी हम इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे तो उन्हें हम चर संख्या बोलते हैं। चर संख्या का मतलब होता है जिसका मान बदल जाता है, यानी उसका मान कोई भी स्थिर नहीं होता, से हम चर संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आप एक्स केले लेके आओ, क्या लेके आए, एक्स केले लाओ, तो आप क्या लाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्स का मान क्या है। या अगर मैं कहता हूं कि एक्स बराबर 12 केले लेके आओ, तो आप फिर भी ये सोच सकते हो कि 12 केले मांगे ऐसे। तो इस तरह से ये जो संख्याएं होती हैं इनका मान बदलता रहता है, तो इन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। और अचर संख्याएं होती हैं अचर संख्या। तो अचर संख्याएं होती हैं जैसे 1 2 5, जो भी काउंटिंग के अक्षर होते हैं वो अचर संख्या होती है, क्योंकि इनका मान कभी नहीं बदलता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 केले लेके आइए, तो आप 5 केले ही लेके आओगे, क्योंकि आपको 5 का मतलब पता है और 5 की वैल्यू 5 ही होती है। ठीक है बच्चों, फिर इन्हीं चर और अचर संख्याओं से मिलके बीजीय व्यंजक बने थे। जैसे हमने लिखा 5x, तो ये एक बीजीय व्यंजक बन गया। या मैंने लिख दिया 5 प्लस एक्स, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। या मैंने लिख दिया 5xy, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक बन गया। तो ये तो थे बीजीय व्यंजक चर और अचर संख्या। जब चर और अचर संख्या को हम आपस में मिलाते हैं, बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है, प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, डिवाइड आ जाता है, तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। तो क्या बन जाता है वो बच्चों, वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक यहाँ देखो क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक होते हैं जैसे अनेक बीजीय व्यंजक आपके पास दिखाए गए हैं। 5x ऊपर दिखाए गए हैं, 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई। तो इस तरह से ये बीजीय व्यंजक है। और फिर उसके बाद समीकरण आती है। तो समीकरण कैसे बनती है, तो जब बीजीय व्यंजक होते हैं, यानी चर संख्या होती है, अचर संख्या होती है, और बीच में भाग आ जाता है, बराबर आ जाता है। क्या आ जाता है, जैसे अगर मैं लिखूं 5x बराबर 4, तो इसमें देखो 5x ये बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, और बीच में बराबर है। इक्वल का साइन जब बीच में आ जाता है तो समीकरण बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, समीकरण। तो अब समीकरण में भी
रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ये है, देखो ऊपर परिभाषा आ गई है इसकी। तो रैखिक समीकरण क्या होती है? हम समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग करते हैं। तो जो समीकरण है, अगर उसमें इस तरह की समीकरण होगी जैसे 5x जमा 1 इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये इस तरह की कोई समीकरण होगी या इस तरह का कोई रैखिक समीकरण इसे हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि एक तो इसमें एक ही बीजीय व्यंजक होना चाहिए। दूसरी बात, व्यंजक की जो पावर है वो भी एक होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि x की शक्ति 2 आ गया प्लस 1 बराबर, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगी, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। तो x की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। और x ही होना चाहिए, x के अलावा y z इस तरह से कोई और ना हो, या y होगा तो x z नहीं होगा, या कोई और अंग्रेजी का अक्षर नहीं हो, और बीच एक बराबर का साइन भी होगा, तो हम इसे कहेंगे रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसे हम इस समीकरण को क्या बोलते हैं? एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाली रैखिक समीकरण। इसमें समीकरण में बड़ी की मात्रा आती है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक चर हो, चर का मतलब एक ही अंग्रेजी का अक्षर हो और उसकी पावर 1 हो, ठीक है, एक से ज्यादा ना हो, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, एक चर वाली। तो ये देखो, इन्होंने इधर दिया हुआ है 2x माइनस 3 बराबर 7, x जो है चर है और ये बराबर का साइन है, और इसमें ये समीकरण है। कैसी समीकरण है ये? एक चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें रैखिक समीकरण में क्या होता है? इसमें रैखिक समीकरण में होता है कि इसमें ये तो होता है बायां पक्ष, और ये होता है दूसरी तरफ दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर रहते हैं रैखिक समीकरण में। ये समीकरण का नियम यही है कि जो दायां भाग बायां भाग होता है वो दोनों का मान बराबर रहता है, सेम रहता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो आगे देखो, एक नियम ये भी है, देखो अगर हम एक समीकरण के बाएं पक्ष के व्यंजक का मान दाएं पक्ष के व्यंजन के मान के बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसा चर के कुछ मानों के लिए संभव है, और चर के ऐसे संभव मानों को चर का हल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चर का हल। किसे कहेंगे भाई? देखो, चर के कुछ मानों के लिए भी जो समीकरण है उसका बायां भाग दायां भाग बराबर होता है, तो चर के उस मान को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हल। जैसे आपके पास मैंने लिख दिया x प्लस 1 बराबर 0, तो मैं x का ऐसा क्या मान रखूं कि ये 0 हो जाए? तो x का मान अगर मैं -1 रख देता हूँ, x के स्थान पे यहाँ पे -1 और जमा 1 बराबर
अब ये देखो -1 और +1 दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 बराबर 0। तो ये बायां पक्ष था और ये दायां पक्ष था, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर कैसे हुए, जब x का मान -1 रखा। तो x के इस मान को ही इस समीकरण का हल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इस समीकरण का हल। ठीक है बच्चों, तो हमने समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए बाएं और दाएं पक्ष दोनों की तुलना करनी होती है। तो चलिए देखिए कैसे हल ज्ञात करते हैं हम। तो x के मान को हम, या अंग्रेजी का जो भी अक्षर होता है उसके मान को हल कहते हैं। तो किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे हमारे पास ये आपने तराजू आपको दिखाई दे रही है, ये बीच में जो होता है, ठीक है, ये तराजू का जो ऊपर डंडी है ये बराबर है, यानी ये बराबर रहनी चाहिए, और ये बायां भाग है, ठीक है, 2x-3, और ये क्या है इसमें, ये दायां भाग है, ये दायां भाग है, और ये इधर वाला बायां भाग। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण के दोनों पक्षों पर एक जैसी गणितीय संक्रियाएं करते हैं, यानी हम तराजू के दोनों साइड, या जो भी हमारे पास समीकरण की होती है उसके दोनों तरफ एक जैसी गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, यानी एक ही तरह के उनके ऊपर कार्य करेंगे। वो क्या होता है, जैसे यही समीकरण थी हमारे पास, x जमा 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, अकेला x रहना चाहिए इस साइड अकेला x रहना चाहिए, और ये बाकी चीजें दूसरी साइड पहुंच जानी चाहिए। तो मैं जो इस इधर लगाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इसमें -1 ऐड कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, x+1, तो यही है, और इसमें मैं क्या करता हूँ -1 जोड़ देता हूँ, और बराबर, तो 0 में भी मुझे -1 जोड़ना पड़ेगा, यानी इधर भी -1 लिखा है तो इधर भी -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तराजू के मैंने, ये तराजू है जैसे, और ये पलड़ा है एक, और ये भी दूसरा पलड़ा है, तो दोनों बराबर हैं इस समय, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो दोनों बराबर भी रहे और मैं कुछ घटा बढ़ा भी कर सकता हूँ, तो दोनों तरफ मुझे सेम बात रखने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से वो सोचने पड़ते हैं कि ये सवाल भी हल हो जाए और इस तराजू का पलड़ा भी ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो अब ये देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये कैंसिल हो गए, दोनों +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है x, और बराबर 0 में से -1 होते हैं जो वो हो जाते हैं -1, तो ये x का मान आ गया, ये इस समीकरण का हल आ गया। तो इस तरह से हमें हल ज्ञात करनी है। तो दोनों तरफ हम मैथ की, गणित की संक्रियाएं लगाते हैं, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, गुणा हो, भाग हो, तो लेकिन करना दोनों तरफ है, अगर हम एक तरफ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो अब हम समीकरण हल करना सीख गए हैं, तो आगे एक्सरसाइज कराता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, तो ये 2.1 आ जाएगी आपके पास एक्सरसाइज। ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं उसको। अभी आपके पास ऊपर जो है एक्सरसाइज आ जाएगी 1.2 ना 2.1 प्रश्नावली आ जाएगी, ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे और नीचे आपके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली क्या आ गई है,
1.2.1 कौन सी प्रश्नावली है बच्चों? 2.1। तो इसमें 2.1 प्रश्नावली है, ऊपर देखो सभी बच्चे। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या करना है इसमें? समीकरणों को हल करना है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, x-2 बराबर 7। x-2 बराबर 7 है, तो समीकरण को हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो अब हमें इस तरह से कोई गणितीय कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट गुणा भाग कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ अकेला x रह जाए और इधर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो भी हमारे पास चर संख्या होती है वो बचनी चाहिए जिसका मान रखते करते। तो यहाँ x बचना चाहिए, तो हमने 2 माइनस करना है, ये यानी हटाना है ये -2। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x-2 हमें दिया हुआ है, अगर इसमें हम -2 में +2 कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब हमने +2 इधर जोड़ा है, तो राइट हैंड साइड में भी इसमें भी हमें +2 जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये -2 और +2 जो है ये आपस में कट जाते हैं, तो ये यहाँ पे x रह जाता है, बस x बराबर, तो 7 और 2 को हम जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाता है, तो ये x का मान आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आसान लगा होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन देखो ऊपर, तो ये है y+3=10। y+3=10, तो y, अब हमें ये +3 यहाँ से गायब करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस में कहाँ पे हमने जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ गुना करना है, भाग करना है। तो हमने ये क्या करना है, +3 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, y+3, और इसमें हम क्या करें, -3 कर दे। +3 और -3 कैंसिल हो जाता है, और -3 हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो राइट हैंड साइड में भी हमें -3 करना पड़ेगा। ये मत भूल जाना, कभी एक तरफ आप कर दो दूसरी तरफ ऐसे लीजिए, तो ये गलती ना हो। तो 3 से 3 कैंसल, तो y आ गया 10 में से 3 को कम कर दो, घटा कर दो, तो ये 7 आपका आंसर आ जाएगा, y=7। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, अगला क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, तो थर्ड क्वेश्चन में है 6=z+2, या 6 बराबर z+2। तो हमने z का मान निकालना है, तो z को ने इधर z ही रहना चाहिए, 2 को खत्म करना है यहाँ से। तो जिस साइड भी अंग्रेजी का अक्षर या चिन्ह चर संख्या होगी जिसका मान निकालना है, उसी साइड हमने सोचना है, और दूसरे साइड जो भी बनता है बन जाने दो। ठीक है, तो यहाँ से 2 खत्म करना है, तो z+2 -2, तो ये -2 किया है, तो इधर भी 6 -2 करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब z आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, तो 4 बराबर z, या हम इसको अदला बदली भी कर सकते हैं, तो z बराबर 4, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने सवाल निकालने हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन 4। ठीक है, फिर उसके बाद है जैसे हमारे पास 3/7 + x बराबर 17/7। तो आप देखो
ये हमें लेफ्ट हैंड साइड से खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस 3/7 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम मैंने आपकी पिछली के एक्सरसाइज में कराया है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ताकि ये 0 हो जाए, तो उसमें क्या जोड़े, ये 0 हो जाए, तो अगर हम इसमें हम जोड़ देते हैं 3/7 और इसी में -3/7 जोड़ दें और प्लस ये एक्स रह जाए बराबर, इधर भी हमें यही जोड़ना पड़ेगा जो इधर जोड़ा है, तो 17/7 और ये -3/7। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो क्या करेंगे, अब ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया x बराबर, अब इसका एलसीएम ले लो 7, तो सब ये दोनों का एलसीएम जब सेम होता है तो वही लिखेंगे और ऊपर वाले संख्याओं को बता देते हैं। 17 में से 3 गए, 17 -3, तो 17 में से 3 गए कितने होते हैं, 14/7 आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर 14/7 या 7 दूनी 14 होते हैं, तो x बराबर 2। ठीक है, तो ऐसे ही आपने अगला 5वां क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 5th क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5th क्वेश्चन में देखो 6x बराबर 12, अब हमने ये 6 का गुना है इसके साथ, तो 6 को हटाना है यहाँ से, तो लेकिन 6x के साथ गुना है तो हमें भाग कितना पड़ेगा 6 के, तो हम दोनों तरफ 6 से भाग दे देते हैं, तो ये आ गया 6x/6 बराबर 12/6। देखो जो इधर करते हैं वो ही इधर भी करना है, 6 से इधर भाग दिया तो 6 से इधर ही भाग देना, तो जब कोई भी चिन्ह बीच में ना हो वो गुणा होती है। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 6 को इससे काटेंगे 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, तो x बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपके पास छठा क्वेश्चन कराता हूँ, तो छठा क्वेश्चन में क्या आएगा, 3/5 बराबर 10/1 या 10 से लिखो आप, बटे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे 5 है, इसके 5 हमने खत्म करना है, ठीक है, तो जब बटे में 5 हो भाग में 5 हो तो हम 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा t×5 और नीचे 5 ये लिख दिया, और 10 के भी ये गुना किया है ना इधर 5, तो इधर भी 5 से गुना, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये t बराबर 10×5 10×5, तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपने अगले क्वेश्चन करने हैं। आपके पास आ गया 7वां क्वेश्चन, आपने क्या करना है 7वें क्वेश्चन में, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं 7वां क्वेश्चन, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है और पूरी एक्सरसाइज करनी है ये, तो अगर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो ही जाती है, तो क्वेश्चन आपकी समझ में आनी चाहिए। तो 2/3 गुना x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2/3 हटाना है, तो हम क्या करते हैं 2/3 को किससे गुना करें कि ये कैंसिल हो जाए, तो इसको उल्टा के गुना कर दो, यानी 3 यहाँ लिख दो और 2 नीचे लिख दो। ठीक है, और ये x तो इसके साथ रहेगा ही बराबर, अब जो हमने यहाँ किया है वो ही हम इसके साथ कर देते हैं, तभी ये गुस्सा हो जाए कि आपने इसको तो 3/2 के साथ गुना कर दिया और मेरे साथ आप कर नहीं रहे हो, तो इसको गुस्सा नहीं करना, जब तक दोनों को सेम, अगर मम्मी इसको 10 रुपए देती है तो दूसरे बेटे को भी 10 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं इनमें झगड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया x, और अब ये 2 को इससे कट कर दो, 2 9 जा 18 होते हैं, 2 में 18 होते हैं और 9 3 27, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, ये x का मान आ गया।
ठीक है बच्चों, अब हम 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन में देखो 1.6 है बराबर वाई बटे 1.5 है। तो हम क्या करें, ये 1.5 भाग में है तो गुणा करना पड़ेगा 1.5 से, और इसको भी 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो वाई ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर, मैं इधर लिख लेता हूँ वाई बराबर, और ये इधर लिख लेंगे 1.6 गुणा 1.5। तो आपने इनको गुणा करके आंसर लिख लेना है, तो आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे 7x माइनस 9 बराबर 16 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस या माइनस वाली संख्या को हटाते हैं, फिर गुणा वाली या भाग वाली संख्या को हटाते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। पहले हम जो जमा या माइनस की संख्या होती है उसको हटाएंगे, फिर गुणा वाली या भाग वाली संख्या को हटाते हैं। तो हम पहले 9 को हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे 7x माइनस 9 में अगर प्लस 9 जोड़ दें, और इधर 16 में भी प्लस 9 करना पड़ेगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 7 को हटाना है, x के साथ गुना ये, तो ये 7x को 7 से भाग दे देते हैं, और इधर ये तो खत्म हो गया था, तो 16 और 9 कितने होते हैं 25, ठीक है। तो इसको हमने 7 से भाग दिया, भाग देना पड़ेगा, 7 से 7 कैंसिल, x बराबर 25/7 आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपने अगले क्वेश्चन करने हैं। 10th क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करना है, पहले 8 को हटाइयो, फिर 14 से भाग देना है। फिर 11वें क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही करना है, पहले 17 को हटाएंगे, 17 को घटा यानी दोनों तरफ 17 घटाएंगे, फिर आपने 6 से भाग देना है, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन कर देता हूँ, चलो ठीक है। 12वां क्वेश्चन है x बटे 3 जमा 1 बराबर 7/15। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटाएं, तो -1 कर दे दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा x बटे 3 जमा 1 माइनस 1 बराबर 7/15 माइनस 1, तो 1 से कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व करो पहले, तो ये 15 आ जाएगा, और ये 7 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और 15 1 से गुणा हो जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 15 है, जमा के 7 है, तो ये आ जाएगा -7 बटे, ये -8/15, 15 में से 7 के 8, तो ये आ जाएगा x बटे 3 बराबर -8/15। अब ये 3 भाग में है, तो हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, तो उसको गुणा 3 कर देते हैं, इसको भी गुणा 3 कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 को 5 से 15, तो x यहाँ रह जाता है बराबर, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, -8/5, -8 तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने इसको अपनी कॉपी पे कर लेना है। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों पे भी भेजें, ठीक है, और लाइक भी करें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।